चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं ध्वनि। अपना 11th नंबर का चैप्टर है। ध्वनि क्या है? जब दो कण आपस में टकराते हैं तो कंपन पैदा होते हैं। इन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं। यानी जो दो कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? कंपन पैदा होता है, और इन कंपनी को ही अपन क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठोसों में ध्वनि का संचार सर्वाधिक होता है, जबकि गैसों में ध्वनि का संचार सबसे कम होता है। ठीक है, ठोस होते हैं उनमें ध्वनि का जो संचार होता है वो सर्वाधिक होता है, जबकि गैसों में ध्वनि का संचार कम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ध्वनि के माध्यम की, है ना। तो माध्यम क्या होता है? वह द्रव्य या पदार्थ जिसे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे अपन माध्यम कहते हैं। और माध्यम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है ना। ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम। फिर बात करते हैं तरंगे, वेव्स क्या है? तरंग एक विशेष विक्षोभ है जो किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचार करती है। तरंग के कारण माध्यम के कण अपने स्थान के आसपास दोलन करते हैं, लेकिन स्वयं माध्यम आगे नहीं बढ़ता है। तो तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचार करती है, और तरंग के कारण माध्यम के कण अपने स्थान के आसपास दोलन करते हैं, गति करते हैं, लेकिन माध्यम क्या होता है? आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये अपने आसपास दोलन करता है, गति करता है, मतलब ये अपनी जगह चेंज नहीं करता है। फिर बात कर लेते हैं तरंग के मुख्य बिंदु की। तरंग ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, माध्यम के कण केवल कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। विक्षोभ आगे बढ़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन तरंगों के टाइप्स की। तो कितने टाइप्स की होती है? देखिए, तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, है ना। अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। जिस तरंग में माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री पर होता है, उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी जो तरंग है उसमें माध्यम के कण जो विस्थापित होते हैं, वो दोलन करते हैं, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री होता है, उसे अपन अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अनुप्रस्थ तरंगों की क्या विशेषताएं हैं? इनमें क्या होता है? कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तरंगे आगे की ओर चलती है, और इनमें क्या होता है? शिखर और गर्त बनता है, यानी जिसे अपन बोलते हैं श्रृंग और गर्त। यानी जो ऊपर जाएगा शिखर बनेगा, है ना। जो पर्वत की चोटी जैसे बनेगा उसे अपन बोलेंगे शिखर, और जो खड्डे जैसा रहेगा उसे अपन बोलेंगे गर्त। ठीक है, इस प्रकार ये जो कण होता है, माध्यम के कण, ये इस प्रकार से दोलन करते हैं, विस्थापित होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जल की सतह पर बनने वाली तरंगे, प्रकाश तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। ठीक है, जब आप रस्सी के एक सिरे को पकड़कर ऐसे उठा के पटकोगे ना तो क्या उत्पन्न होगी? तरंगे। ठीक है, प्रकाश भी तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल थे। अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में पढ़ लिया अपन। अब बात करते हैं 2 नंबर अपने, अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, जिस तरंग के माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? जो माध्यम के कण होते हैं वो जो तरंग संचरण की दिशा होती है उसके समानांतर गति करते हैं, उसे अपन अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इनमें क्या होता है? कण आगे पीछे कंपन करते हैं। उसमें क्या कर रहे थे? कण ऊपर नीचे गति कर रहे थे, और इसमें क्या कर रहे थे? आगे पीछे गति कर रहे हैं। ठीक है, ये मेनली डिफरेंस है इनमें। और क्या होता है? इसमें संपीड़न तथा विरलन बनते हैं, है ना। और फिर क्या है? ऊर्जा का संचार तरंग की दिशा में होता है। ऊर्जा का संचार तरंग की दिशा में होता है, यानी समानांतर होता है। जिस तरफ ऊर्जा है उसी तरफ तरंग का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, इनमें संपीड़न और विरलन पाया जाता है। ठीक है, कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कणों का विस्थापन है वो तरंग संचरण की दिशा के समान होता है, मतलब जिस तरफ तरंगे जा रही है उसी दिशा में होगा, और आगे पीछे कंपन करेंगे। और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा? कण ऊपर नीचे गति करेंगे। ठीक है, जैसे रस्सी को पकड़ के आप हिलाओगे ना। ठीक है, फिर इनका डायग्राम देख लो अनुदैर्ध्य तरंगों का। ठीक है, ये तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति कर रहे हैं इनमें कण। ठीक है, और जो पास पास ये स्प्रिंग जैसे आ रहे हैं ना, इनको बोलेंगे संपीड़न, और जो दूर दूर स्प्रिंग जा रही है ना उसको बोलेंगे विरलन। ठीक है, फिर जैसे अपन बात कर लेते हैं स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, जैसे स्प्रिंग होती है ना। फिर बात कर लेते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि भी ऐसे ही अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति करती है। जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया तरंगे, माध्यम और
अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें अंतर की। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का विस्थापन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों का विस्थापन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या बनता है, शिखर और गर्त बनता है, यानी चोटी और गड्ढा बनता है, आपको ऐसे याद रखना है। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या बनता है, संपीड़न और विरलन बनता है। जब स्प्रिंग के जो रोल है ना वो पास में आ जाते हैं तो संपीड़न, और जो दूर फैल जाती है स्प्रिंग तो वो विरलन। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में कण ऊपर नीचे गति करते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगों में कण क्या करते हैं, कण आगे पीछे कंपन करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का, जल तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्वनि तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। ठीक है, तरंग ऊर्जा के संचरण का एक माध्यम है। तरंगे मुख्यतः अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये ऊर्जा संचरण का एक माध्यम है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन तरंगों के माध्यम से स्थानांतरित होती है, संचरित होती है। ठीक है, अपन जो बोल रहे हैं वो भी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में अपनी आवाज दूसरे तक किसी माध्यम तक पहुंच रही है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपन ध्वनि तरंगों की। साउंड वेव्स क्या होती है, ध्वनि तरंगे वे तरंगे हैं जो किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि ऊर्जा का संचार करती है। ठीक है, ये क्या करती है, किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि ऊर्जा का संचार करती है। और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, जैसे ठोस में कोई धातु हो गया, द्रव हो गया जैसे लिक्विड हो गया, और गैस जैसे अपने जो वातावरण में जो गैसें होती है वो गैसें होती है। ठीक है, इन कणों के टकराने से क्या उत्पन्न होगी, तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर बात करते हैं निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, अगर बिल्कुल मतलब निर्वात है, वहाँ पर कोई भी ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थ है ये नहीं पाए जाते हैं, या इनका जो कोई भी माध्यम नहीं है, तो वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। फिर बात कर लेते हैं अपन ध्वनि तरंगों की विशेषताओं की। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे के संचरण में संपीड़न तथा विरलन बनता है। क्या बनता है, संपीड़न और विरलन बनता है। जैसे आप एक सीधी लाइन बनाते हो और सीधी लाइन में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा पीछे आता है और एक बच्चा आगे जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति करती है। ठीक है, ध्वनि की छाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैसों में सबसे कम होती है। जैसे ठोस, जैसे लोहा हो गया है ना, जितनी भी धातु है उनमें जो ध्वनि सबसे ज़्यादा संचरित होती है, और ठोस गैसों में सबसे कम होती है। यह आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं संपीड़न और विरलन क्या होता है। देखिए, संपीड़न और विरलन को भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं। संपीड़न है ना, कंप्रेशन क्या होता है, ध्वनि तरंग के संचरण के समय माध्यम के जिन भागों में कण एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं तथा घनत्व और दाब अधिक हो जाता है उन्हें संपीड़न कहते हैं। संपीड़न को समझने के लिए जैसे आप क्या करते हो, जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं और वो सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे अपन संपीड़न। ठीक है, इसी प्रकार संपीड़न है। और जब वो बच्चे दूर दूर तक फील्डिंग करेंगे या फैल जाएंगे तो उसे बोलेंगे विरलन, है ना, ये विरलन होता है। ठीक है, संपीड़न और विरलन आपको अच्छे से याद हो गया होगा। संपीड़न में क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं वो पास आ जाते हैं। जैसे जो खिलाड़ी होते हैं वो मैदान में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये कौन सा गुण हो गया, संपीड़न। और जब वही खिलाड़ी जो और कण क्या होता है दूर दूर हो जाते हैं तो उसे अपन विरलन समझ सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं संपीड़न की परिभाषा। जब कणों के बीच की दूरी कम होती है, जब पास आएंगे तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दाब क्या होगा, अधिक होगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा और ऊर्जा भी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, और विरलन में क्या होगा, कण दूर दूर हो जाएंगे, दाब कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा और ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे ये डायग्राम बना है, इसमें देख लो, है ना, जब कण पास होता है तो क्या होता है, संपीड़न होता है, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो विरलन होता है। ठीक है, ये देखिए, ध्वनि तरंग में संपीड़न है विरलन। संपीड़न में क्या हो रहा है, लाइनें पास में, विरलन में दूर दूर, संपीड़न में वापस पास, विरलन में दूर दूर, यही तरंग की दिशा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में संपीड़न एवं विरलन में अंतर की। संपीड़न में कण पास होता है, विरलन में दूर दूर होता है। संपीड़न में दाब अधिक होता है, विरलन में दाब कम होता है। क्यों, क्योंकि कण पास आ जाता है। घनत्व अधिक होता है, संपीड़न में ऊर्जा अधिक होती है, विरलन में क्या होता है, घनत्व और ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या निष्कर्ष क्या निकलता है इनसे, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है जिनमें कण क्या करते हैं, आगे पीछे गति करते हैं, है ना, और जिससे संपीड़न और विरलन बनते हैं, और इन्हीं के कारण ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं ध्वनि तरंगों के गुण की। ध्वनि तरंगों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो पहला है आवर्ती, है ना। आवर्ती किसे कहते हैं? ध्वनि तरंगों के गुण के बारे में पढ़ रहे अपन। आवर्ती, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, है ना। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, है ना। तरंगे क्या करती है? कंपन करती है, दोलन करती है, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोलन करती है, ठीक है। तो क्या होती है? उनकी कंपनों की जो संख्या होती है उसी को अपन आवर्ती कहते हैं, है ना। परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। यानी 1 सेकंड में जितने जो तरंग होती है वो कंपन करती है, उससे उसकी जो संख्या होती है उसको अपन आवर्ती कहते हैं। यानी तरंगों की संख्या को अपन आवर्ती कहते हैं 1 सेकंड में, ठीक है। चिन्ह न्यू, ठीक है। आवर्ती का चिन्ह क्या होता है? न्यू, है ना। और मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सूत्र क्या हो जाएगा? आवर्ती बराबर कंपनों की संख्या बटेवा समय, ठीक है। न्यू बराबर 1/T, जहाँ पर न्यू आवर्ती है, टी आवर्तकाल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं की। आवर्ती जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही तीखी सुनाई देगी, ठीक है। आवर्ती, आवर्ती अपन ने पढ़ा 1 सेकंड में तरंग के जितने दोलनों की संख्या होती है उसी को अपन आवर्ती कहते हैं, ठीक है। ये जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी ही तीखी होगी। फिर बात कर लेते हैं आवर्ती कम होने पर ध्वनि बाहरी सुनाई देती है, ठीक है। और मनुष्य में जो आवर्ती होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है, ठीक है। इसको अपन सुन सकते हैं, इससे ना तो कम सुन सकते हैं और ना ही ज़्यादा सुन सकते हैं अपन, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। फिर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 50 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 50 कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। ये थी अपनी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आयाम की। आयाम क्या होता है? किसी कंपनशील कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अपन पढ़ रहे थे कण क्या करते हैं? गति करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, है ना। अपनी मध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापन होता है वही आयाम कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन इस प्रकार हो जाएगी, जैसे किसी कंपनशील कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है ना। एम्पलीट्यूड, और इस जो चिन्ह होता है उसको ए से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर, ठीक है। जिस प्रकार दूरी का मात्रक मीटर होता है उसी प्रकार आयाम का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? कण मध्य स्थिति से विस्थापन दर्शाते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की। तो आयाम ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करता है। आयाम ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करता है। आयाम अधिक होने पर ध्वनि अधिक तेज सुनाई देती है, आयाम कम होने पर ध्वनि मंद सुनाई देती है ना। फिर बात कर लेते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ढोलक को जोर से बजाने पर उसका आयाम बढ़ जाता है और इसलिए ध्वनि अधिक तेज सुनाई देती है, ठीक है। आयाम बढ़ाएंगे तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी और आयाम घटाएंगे तो ध्वनि की तीव्रता घट जाएगी, ठीक है। तो अपन ने आवृत्ति पढ़ ली और आयाम पढ़ लिया, ठीक है। ध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। फिर बात करते हैं अपना तीसरा नंबर टॉपिक है तरंग वेग। तरंग वेग क्या होता है? तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तरंगों के द्वारा जितनी 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है उसे अपन तरंग वेग कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। तो v बराबर न्यू बटेवा लैम्डा। न्यू आवर्ती है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, ठीक। और v क्या है? तरंग वेग है, ठीक है। और फिर इसका समरी पढ़ लेते हैं अपन। समरी से पहले अपन इसके मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है ना। अलग अलग माध्यम होगा उसमें ध्वनि का वेग भी अलग होगा, जैसे ठोस में अलग, द्रव में अलग, गैस में अलग, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, द्रव में ध्वनि का वेग ठोस से कम होता है और गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। जिस प्रकार जो ठोसों में कण क्या होता है? पास पास होते हैं, और द्रवों में कण क्या होता है? ठोसों से थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में कण क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा दूर होते हैं इन दोनों से। तो इसी प्रकार ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, द्रव में उससे थोड़ा कम होगा और गैसों में सबसे कम होता है। ये ध्वनि का वेग है, ठीक है। ये ध्वनि के वेग का क्रम है ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम। फिर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। रेल की पटरी पर कान लगाने से ट्रेन की आवाज़ पहले सुनाई देती है, क्योंकि ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होता है। हाँ, वेग क्या होगा? अधिक होगा ठोसों में, यानी जो धातु है उसमें सबसे अधिक होता है वेग। फिर बात कर लेते हैं इसके सूत्र की। तो न्यू बराबर 1/T। तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा ये तो आवर्ती का है, न्यू बराबर 1/T, और
तरंग वेग का सूत्र हो जाएगा v बराबर न्यू बटेवा लेमडा। ठीक है, इसका सारांश पढ़ लेते हैं अपन। आवृत्ति, इसका चिन्ह होता है न्यू, मात्रक होता है हर्ट्ज और ध्वनि का स्वर। ठीक है, इसका प्रभाव होता है। और आयाम वो एम्पलीट्यूड और मात्रक मीटर होता है, ये ध्वनि की तीव्रता बताता है। और तरंग वेग, ठीक है, इसका चिन्ह होता है v और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। फिर बात कर लेते हैं ये क्या करता है, तरंग की गति को बताता है। ठीक है, तो ये था अपने तरंग वेग के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ध्वनि तरंगों के महत्वपूर्ण पद के बारे में। फिर ये सूंग नहीं, ये श्रृंग है। अपन पढ़ रहे थे ना कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है उनमें जो शिखर बनता है उसे अपन श्रृंग बोलते हैं, और जो गर्त बनता है उसे अपन गर्त बोलते हैं, जो गड्ढा बनता है उसे अपन गर्त बोलते हैं। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों के महत्वपूर्ण पद है। अनुप्रस्थ तरंग में मध्य स्थिति से ऊपर का सबसे ऊंचा बिंदु श्रृंग कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंग में मध्य स्थिति से ऊपर का सबसे ऊंचा बिंदु श्रृंग कहलाता है, और इसके मुख्य बिंदु हो जाएंगे। श्रृंग पर विस्थापन अधिकतम धनात्मक होता है। एक तरंग में अनेक श्रृंग हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपन गर्त की, है ना। गर्त, अनुप्रस्थ तरंग में मध्य स्थिति से नीचे का सबसे निचला बिंदु गर्त कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंग से मध्य स्थिति से नीचे का सबसे जो बिंदु होता है वो गर्त कहलाता है, और ऊपर का श्रृंग कहलाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, श्रृंग ऊपर शिखर के रूप में और गर्त नीचे गड्ढे के रूप में। ठीक है, फिर अपना तीसरा है तरंग दैर्ध्य। दो क्रमागत तरंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहते हैं, है ना। दो क्रमागत तरंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को अपन तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहते हैं। ठीक है, मात्रक मीटर होता है, और इसके मुख्य बिंदु यह एक पूर्ण तरंग की लंबाई होती है। जितनी अधिक तरंग दैर्ध्य होगी आवृत्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपन इसके आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है, एक पूर्ण कंपन करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 1/न्यू, है ना, जिन्हें T द्वारा दर्शाते हैं। और मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और इसके मुख्य बिंदु क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ने पर आवृत्ति घटती है। आवर्तकाल बढ़ने पर आवृत्ति घटती है, और आवर्तकाल बढ़ने पर आवृत्ति घटती है, और आवर्तकाल घटने पर आवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, उल्टा है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं तारत्व, पिच क्या होता है। ध्वनि की वे विशेषता जिससे हम ध्वनि को तीखी या भारी पहचानते हैं उसे तारत्व कहते हैं, ना। जिसकी आवाज़ मोटी होती है तो अपन क्या बोलते हैं, इसका तारत्व कम है, और जिसकी आवाज़ तीखी होती है उसका तारत्व अधिक है। ठीक है, ध्वनि की वे विशेषता जिससे हम ध्वनि को तीखी या भारी पहचानते हैं वही तारत्व कहलाता है। जैसे स्त्री की आवाज़ का तारत्व क्या होता है, पुरुषों की आवाज़ से अधिक होता है, उसका तारत्व अधिक होता है, इसलिए तीखी होती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपन स्वर की। स्वर क्या होता है, नियमित एवं मधुर ध्वनि को स्वर कहते हैं, है ना। स्वर यानी जो अपन कहते हैं ना, मतलब मीठी आवाज़, वही स्वर है। जैसे हारमोनियम, बांसुरी, सितार, ये क्या है, स्वर है। सारे गामा पा धा नि सा, ये क्या किसमें आते हैं, ये स्वर में आते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं टोन। टोन एक निश्चित आवृत्ति से उत्पन्न सरल ध्वनि को टोन कहते हैं। एक निश्चित आवृत्ति से उत्पन्न सरल ध्वनि को टोन कहते हैं। टोन में केवल एक ही आवृत्ति होती है। ट्यूनिंग फोर्क द्वारा उत्पन्न ध्वनि टोन का उदाहरण है। ठीक है, एक निश्चित आवृत्ति यानी एक तरह जो आवृत्ति होती है उस सरल ध्वनि को अपन टोन कहते हैं। जैसे तरंग वेव वेलोसिटी v, तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तरंग वेग का फॉर्मूला होता है v मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। v बराबर न्यू बटेवा लैम्डा। v बराबर तरंग वेग और v बराबर आवृत्ति, लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, जब तरंग का वेग नियत हो तब v बराबर न्यू बटेवा लैम्डा। जब तरंग का वेग नियत हो तब v बराबर न्यू बटेवा लैम्डा, अर्थात v समानुपाती 1/लैम्डा के, है ना। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य कम होती है और आवृत्ति घटने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं तीव्रता की। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ना। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी उसका आयाम भी बढ़ेगा। फिर बात कर लेते हैं अपन प्रबलता की। ध्वनि की वे विशेषता जिससे ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है वही प्रबलता कहलाती है। ध्वनि की वे विशेषता जिससे ध्वनि क्या होती है तेज या मंद सुनाई देती है उसे ही अपन प्रबलता कहते हैं। ठीक है, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है।
आयाम अधिक होगा तो प्रबलता अधिक होगी, और आयाम कम होगा तो प्रबलता कम होगी। ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर की जो ध्वनि प्रबलता होती है वो अधिक होती है ना। ये देखिए आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध, आवर्ती का मात्रक न्यू बराबर 1/टी, ये आवर्ती हो गई, और आवर्तकाल इसी से निकल जाएगा, इसी फॉर्मूले से टी बराबर 1/न्यू न्यू। ठीक है, तरंग वेग का फॉर्मूला v बराबर न्यू बटे लैम्डा, और तीव्रता का आई समानुपाती ए, है ना। तीव्रता बढ़ाएंगे तो आयाम बढ़ेगा। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है। आवर्ती का मात्रक होता है न्यू, मात्रक होता है हर्ट्ज, और आवर्तकाल का मात्रक होता है टी, इसका मात्रक होता है सेकंड, और ये आवर्ती पर निर्भर करता है। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक चिन्ह होता है लैम्डा, और मात्रक होता है मीटर, और ये आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य। जैसे आवर्ती बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। और आयाम क्या है, आयाम का चिन्ह है ए, और इसका मात्रक है मीटर। इस पर निर्भर करता है प्रबलता और तीव्रता पर। और फिर बात करें तरंग वेग, इसका चिन्ह है v, और मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, ये सभी आप अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपन ध्वनि के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। ध्वनि का परावर्तन क्या है, जब कोई आवाज़ वापस किसी सतह से टकराकर वापस सुनाई देती है, वही ध्वनि का परावर्तन है। ठीक है, इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि जब ध्वनि तरंगे किसी ठोस, चिकनी अथवा बड़ी बाधा जैसे दीवार, पहाड़, भवन आदि से टकराकर वापस लौटती है, तो इस घटना को अपन ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के समान होता है। जिस प्रकार प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः लौटता है, उसी प्रकार ध्वनि भी किसी माध्यम से टकराकर पुनः लौटती है। इसी को अपन ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस प्रकार प्रकाश में क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, उसी प्रकार ध्वनि में भी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ध्वनि तरंग जिस कोण पर सतह से टकराती है, उसी कोण पर वापस लौट जाती है। आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखिए, आपतित ध्वनि और परावर्तित ध्वनि, है ना, और तीनों का तल क्या है, एक ही है। ठीक है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण समान है। ठीक है, समान कोण बना रही है, अब विलंब देगी, अब विलंब के दोनों तरफ। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है, जब परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनि से अलग सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप किसी ऊंची पहाड़ी पर जाते हो तो जोर से आवाज़ लगाते हो तो वो ध्वनि क्या होती है, जो पहाड़ियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे टकराकर पुनः लौटती है। इसको अपन ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और प्रतिध्वनि क्या होता है, जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ अलग होती है और जो टकराकर आवाज़ आ रही है वो अलग होती है, इसे अपन बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने की शर्तें क्या है, मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना जरूरी है। ठीक है, परावर्तक सतह की दूरी लगभग 17 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, है ना। ये देखिए, पहाड़ों के सामने जोर से चिल्लाने पर आवाज़ का वापस सुनाई देना, कुएं में आवाज़ देने पर आवाज़ का लौट कर आना, ये सभी क्या है, प्रतिध्वनि है। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं ध्वनिक परावर्तन के अनुप्रयोग। जो मेगाफोन होता है ना, जो लाउड स्पीकर अलग होता है, मेगाफोन में ध्वनि का बार बार परावर्तन होकर ध्वनि दूर तक पहुंचती है ना, ये लाउड स्पीकर की तरह ही है। फिर बात करते हैं स्टेथोस्कोप। क्या होता है, हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ध्वनि तरंगें होती है वो टकराकर वापस लौटती है। ठीक है, सिनेमा हॉल एवं सभागार में जो पर्दे लगाए जाते हैं, है ना, और छतों को जो रफली बनाया जाता है, वो क्या होता है, ध्वनि का उचित परावर्तन हो सके इसलिए। ठीक है, फिर बात करते हैं सोनार। जो समुद्र की गहराई तथा जल में स्थित वस्तुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए सोनार पनडुब्बियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, जो ध्वनि उच्च ध्वनि भेजी जाती है, जैसे 20,000 हर्ट्ज से, मैंने बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। और इससे अधिक ध्वनि जब समुद्र में पनडुब्बियों में जो वस्तुएं होती है समुद्र में, उनकी जांच के लिए ये ध्वनि प्रसारित की जाती है, और जो ध्वनि क्या करती है, वापस उन वस्तुओं से टकरा कर लौटती है, तो उनसे दूरी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ध्वनि बोर्ड की। ये क्या होता है, रेलवे स्टेशन, सभागार तथा बड़े हॉलों में ध्वनि को उचित दिशा देने के लिए ध्वनि बोर्ड लगाए जाते हैं, जिससे ध्वनि अच्छे से प्रसारित हो सके। ठीक है, ये था अपना 11th चैप्टर ध्वनि। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है, ध्वनि का किसी बाधा से टकराकर वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि के परावर्तन में आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तित ध्वनि के पुनः सुनाई देने को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह लगभग 17 मीटर या इससे अधिक दूरी होनी चाहिए। सोनार, मेगाफोन तथा स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और फिर क्या निष्कर्ष निकलता है इनसे, ध्वनि तरंगे किसी कठोर सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। प्रतिध्वनि, सोनार, मेगाफोन तथा स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के प्रमुख
अनुप्रयोग है। ठीक है, ये अपन ने 11th चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। आप इन नोट्सों को अपने जो नोटबुक है उनमें से उतार लेना, है ना, और अच्छे से पढ़ना। ठीक है दोस्तों।